और कल क्लास नहीं हो पाई बच्चों, थोड़ा सा गला खराब था मेरा। और आज हम जरा शुरू करेंगे कि पिछली क्लास में हमने देखा था संसदीय शासन, आज हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अध्यक्षात्मक शासन देख के फिर से तुलना करेंगे। एक बार अध्यक्षात्मक शासन पढ़ लेंगे, फिर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों की क्या व्यवस्थाएं हैं, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जब हम अमेरिका के सिस्टम को देखते हैं तो अध्यक्षात्मक है। तो अब जरा देखिए कि अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता क्या है। अध्यक्षात्मक शासन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, जब प्रेसिडेंशियल लिख दिया जाता है तो बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। बल्कि कई बार अब प्रेसिडेंशियल का अनुवाद तो होना चाहिए राष्ट्रपति शासन प्रणाली, लेकिन यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन अमेरिकन मॉडल ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देखो अमेरिका में जो सिस्टम अपनाया गया है वो कैसा है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत चलता है। अमेरिकन ने, क्योंकि अमेरिका में जो शासन अपनाया गया है, यहाँ पे देखो सरकार के 3 अंग हैं। एक है विधायिका। विधायिका मतलब अमेरिका में है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में है सीनेट। जैसे हमारे लोकसभा है वैसे अमेरिका में है प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आप जानते हो कि कहीं भी सरकार के 3 अंग होते हैं, और जब हम 3 अंगों के बीच संबंध देखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि शासन अध्यक्षीय है या संसदीय। एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका। अब अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल है, यानी मंत्रियों का पूरा समूह है। मंडल का मतलब है मंत्रियों का समूह। तो मंत्रिमंडल, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति वहां उतना प्रभावी पद नहीं है। तो खास तौर पर आप बच्चों देखना, जहां भी अध्यक्षीय शासन होगा वहां प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने की है। इसीलिए कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा भी जाता है संसदीय शासन की विशेषता, अध्यक्षीय शासन की विशेषता। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अध्यक्षीय शासन में, अमेरिकन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं आता। और आप हमको ये भी याद दिला दें, जहां भी सरकार के 3 अंग की बात आती है, लोकतंत्र में न्यायालय हमेशा स्वायत्त रहेगा। इसलिए दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये नहीं होता विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच कार्यों का बंटवारा। न्यायपालिका तो अलग होती ही है। मूल मुद्दा आ जाता है विधायिका और कार्यपालिका। तो अमेरिका में जो सीनेट है, बिल्कुल राज्यसभा जैसे हमारे राज्यसभा है, तो अमेरिका का जो सीनेट है उसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा है। हाँ, जो यहाँ प्रति सदन के सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। हमारे यहाँ तो लोकसभा के मेंबर 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अमेरिका दोस्तों अमीर देश है, बड़ा देश है। इसे अगर मान लीजिए वो 2-2 साल के लिए भी निर्वाचन करा लेता है, शायद वो करा सकता है। फिर भी 2 वर्ष के लिए निर्वाचन होना थोड़ा सा बात अटपटी लगती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में 2 साल के बाद फिर जनता को मौका मिलेगा कि इन्हें सदन में भेजे या न भेजे। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 4 वर्ष के लिए। तो अब अगर अध्यक्षीय शासन की विशेषता समझना है तो इसी आधार पर हम अध्यक्षीय शासन की विशेषता को बता सकते हैं बच्चों, विधायिका कार्यपालिका के संबंध के आधार पे, क्योंकि हमने बता दिया कि न्यायपालिका के संबंध अलग होते हैं। और इसी आधार पे आप हम फिर इसकी संसदीय शासन से तुलना भी कर देंगे। क्योंकि अब देखोगे अगर हमें बेसिक बात पता हो तो ये हमें पता हो सकता है, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, वो बेसिक आधार पे उसकी जानकारी हमें हो सकती है। क्योंकि बच्चों आपने सुना होगा आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है
कि क्या हमारे भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। अब हकीकत का मुद्दा ये है कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात आती है तो सच मानो दोस्तों, अगर हमें संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन की मूल बातें पता नहीं है, इस बात का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो जो देखने में ऐसा लगता है करंट अफेयर का विषय है, उसका भी बड़ा सैद्धांतिक उत्तर होता है। अगर हम पहले विचार को देख लें जहां पे लिखा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन, इन्हीं दो विशेषता के आधार पर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका का सिस्टम है वो अपने आप में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण पर आधारित है। जो अमेरिका का सिस्टम है वहां पे कार्यपालिका विधायिका पृथक्करण पर आधारित है। इसका मतलब है अमेरिका में मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए कोई भी व्यक्ति विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ देखो उल्टा है। हमारे यहाँ मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक मंत्री का नाम आप बताओ जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो। आप नहीं बता सकते, क्योंकि संसदीय शासन में जब तक आप विधायिका में नहीं होंगे तब तक कार्यपालिका में नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप कार्यपालिका में हैं तो विधायिका में आपका होना मना है। यानी कोई सदस्य एक ही साथ विधायक और कार्यपालिका में शामिल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। इसे अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के यानी इस अध्यक्षात्मक शासन का मूल आधार है सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन फिर आप ये पूछोगे सर ये बताओ, भारतीय अगर किसी ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो ये भी सवाल पूछ लेगा कि सर ये बताओ, हमने तो पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है कि भारतीय संविधान की भी आधारभूत विशेषता सेपरेशन ऑफ पावर है। सही बात है, लेकिन बच्चों अमेरिकन सेपरेशन ऑफ पावर और भारत के सेपरेशन ऑफ पावर में थोड़ा अंतर है। अभी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर एक मौलिक विशेषता अध्यक्षात्मक शासन की। अब अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो अमेरिका में, हमारे यहाँ क्या है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को जब चाहे तब विधायिका के यानी लोकसभा के द्वारा मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ये भारत में है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में शासन के प्रत्येक अंग का विधायिका यानी अध्यक्षीय शासन में क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका का विधायिका और कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। अमेरिका में होता है कि विधायिका और कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है दोस्तों। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए कई बार तो कहा भी जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो निश्चित कार्यकाल का मतलब है जो भारत में कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव करा दिया जाए, एक निश्चित समय पर चुनाव कराया जाए। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसदीय शासन से अध्यक्षीय शासन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और सीधे नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि निश्चित कार्यकाल का मतलब है हमारे यहाँ देखो दोस्तों, हमारे यहाँ लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रतिनिधि सदन को भंग नहीं कर सकता, यानी जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का है 2 वर्ष का रहेगा। प्रतिनिधि सदन को अब 2 वर्ष के पहले नहीं ला सकते, निर्वाचित नहीं कर सकते। और आपको ये भी याद दिला दें, प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति को अपने पद से 4 वर्ष के पहले नहीं हटा सकती। निश्चित कार्यकाल। अमेरिका में चुनाव भी निश्चित है, कार्यकाल भी निश्चित है। हमारे यहाँ दोस्तों बड़ा लफड़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्जरी में जा रहे थे, उनके हार्ट की सर्जरी हो रही थी और उसी समय विपक्ष के द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा भाई मानवीय आधार पर कुछ समय के लिए रोक दो, लेकिन विपक्ष ने कहा ना भाई हम तो भी लाएंगे। मेरे संसदीय शासन में देखो, संसदीय शासन में हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा भंग कर देगा और लोकसभा कभी भी मंत्रिपरिषद को शासन से हटा देगी। लोकसभा के द्वारा कभी भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अध्यक्षीय शासन लफड़ा ही नहीं है। और लफड़ा क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति नहीं, राष्ट्रपति
आम जनता के प्रति उत्तरदायी है। यहां राष्ट्रपति आम जनता के प्रति उत्तरदायी है, बड़ी ध्यान देने की बात है। यानी अब सवाल यह है कि 4 साल के बाद, अरे भाई अगर हम बीडेन से संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है, यार देखो हमारे यहाँ बड़ा लफड़ा होता है। हमारे यहाँ मंत्री बेचारा, भारतीय सिस्टम में मंत्री बेचारा बड़ा परेशान होता है। अब मंत्री है तो जाके सदन में बैठे, फिर उससे सवाल पूछा जाएगा। अभी आप देख रहे हो अडानी के मुद्दे पर सदन में लगातार संघर्ष चल रहा है। राहुल भैया कह रहे हैं कि भैया हम तो सरकार की आलोचना करेंगे, स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। हमारे यहाँ मंत्री को सदन में बैठना है, सांसदों के सवाल का जवाब देना है। अब मंत्री को लोकसभा भी जाना है, इसलिए आप देखोगे मोदी जी हमेशा बनारस जाते रहते हैं, बनारस से ही आते हैं। और मंत्रालय चलाना अपने आप में इतना जटिल काम होता है दोस्तों। मंत्रालय चलाना इसका मतलब पूरा, भाई जो रेल मंत्री पूरा देश चला रहा है, रेल तो पूरे देश में है। अब रेल मंत्री बेचारा देश चलाए कि संसद में जाके सवाल का जवाब दे, कि पत्रकारों का जवाब दे, कि पता चला कि रोज रोज जाके संसदीय क्षेत्र में जाए। इसीलिए कई बार संसदीय शासन में मंत्री के लिए बड़ी फजीयत होती है। अध्यक्षीय शासन में ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति को हटाना है तो भैया 4 साल के बाद जनता तय करे कि रखना ही नहीं रखना। ये नहीं कि रोज ही लफड़ा है दोस्तों, रोज ही मचमच कर रहे हो, हर 6 महीने में कह रहे हो क्या काम किया, क्या काम किया। अरे 6 महीने में कौन सा काम हो जाएगा? अरे समय तो दो दोस्तों। इसलिए आप देखोगे स्थायित्व भी बड़ा जरूरी होता है। अभी बड़ा डिबेट उत्पन्न होता है कि लोकतंत्र में सब सरकार तो जवाबदेही होनी चाहिए। अभी बड़ा डिबेट का मुद्दा है। देखो दोस्तों, जहां जवाबदेही नहीं है वहां डेमोक्रेसी नहीं। शब्दों पर ध्यान रखो। बिना जवाबदेहिता का डेमोक्रेसी होती नहीं। यानी अगर कोई सरकार में है और जवाबदेही नहीं है तो भैया लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन जवाबदेही कब निश्चित की जाए? एक निश्चित समय पर जवाबदेही आप होनी चाहिए या रोज रोज की जवाबदेही? तो संसदीय शासन में है निश्चित काल, संसदीय शासन में है प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। संसदीय शासन में है प्रतिदिन का उत्तरदायित्व, लेकिन अध्यक्षीय शासन में क्या है? नियतकालिक या निश्चितकालीन उत्तरदायित्व। नियतकालीन या निश्चितकालिक उत्तरदायित्व। यानी दोस्तों रोज रोज का झंझट नहीं, रोज रोज का झंझट नहीं। इसलिए कई बार अब देखो हमारे यहाँ बेचारे डीएम है या पुलिस कप्तान है, हर दिन ट्रांसफर आप कर दोगे। अरे साल 2 साल डिस्ट्रिक्ट दो, तब तो उनका परफॉर्मेंस दिखेगा। इसलिए अब सवाल ये है कि रोज रोज का उत्तरदायित्व होना चाहिए या निश्चित काल का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो संसदीय शासन किस बात पे आधारित होती है? प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। शब्दों पर खूब ध्यान देना बच्चों। संसदीय शासन डिपेंड करता है प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। अध्यक्षीय शासन का मामला है नियतकालिक उत्तरदायित्व। 4 साल के बाद आप बता देना कि भाई आप चुनना चाहते हो, नहीं चुनना चाहते हो, या रोज रोज के आप प्रस्ताव लाओगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो इंदा प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव। भैया रोज रोज प्रस्ताव मत लाओ यार, ये बात कही। तो ये विशेषता हो गई अध्यक्षीय शासन की। और बच्चों ये भी बात ध्यान में रखने की है कि अगर अध्यक्षीय शासन की ये विशेषता हो गई तो जो यहाँ पे खास बात है अमेरिका में या भारत में दोस्तों, देखो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी हाथी के दांत दिखाने वाले, क्योंकि कई बार बच्चों से आप पूछो कि हाथी के दांत कौन सा है, तो बाहर दिखने वाला दांत, तो बच्चे सोचते हैं वो दांत है। हकीकत की बात है हाथी के दांत तो अंदर होता है, बाहर तो दिखने वाला दांत है। ठीक वैसे हमारे यहाँ प्रतिभा देवी जी पाटिल है, तो बाहर का दिखने वाला दांत है, मोदी जी अंदर वाले दांत है। अध्यक्षीय शासन में चूंकि कार्यकाल निश्चित होता है, बात ध्यान में रखो। संसदीय शासन में क्योंकि हम कभी भी सरकार को हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो उसके लिए एक राष्ट्रपति जरूरी है कि सत्ता का संक्रमण आसानी से हो जाए। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में एक ही राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही संवैधानिक और वास्तविक प्रधान दोनों है।
राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान है, राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रधान है। यानी दोहरी कार्यपालिका नहीं। और ये भी ध्यान रखने की है, इसका मतलब है, इसलिए कहा भी जाता है अध्यक्षीय शासन में शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। बच्चों ध्यान रखने की बात है, अध्यक्षीय शासन में शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, संसदीय शासन मंत्रिमंडल में निहित होती है। बस यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अध्यक्षीय शासन में शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। अब फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई यहाँ पे भी तो मंत्रिमंडल है सर, आपने बताया यहाँ पे भी मंत्रिमंडल है। ये ठीक बात है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अध्यक्षीय शासन में मंत्रिमंडल होता है, लेकिन मंत्रिमंडल का शासन नहीं होता। विभिन्न शब्दों का ध्यान रखो दोस्तों। संसदीय शासन का मतलब मंत्रिमंडलीय शासन। संसदीय शासन में हर निर्णय इकट्ठे होता है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में निर्णय करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की मर्जी है कब कोई मंत्री आए कब कोई मंत्री जाए, क्योंकि मंत्री का सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ आप देखो, हमारे यहाँ नई सरकार बनी तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय नहीं दिया गया। पिछली बार गृह मंत्रालय दिया गया था, कई लोगों ने कहा भाई राजनाथ सिंह को मंत्रालय नहीं दिया गया। हमारे यहाँ दोस्तों चूंकि मंत्री सांसद होता है, उसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव है। आप इस बात को याद रख सकते हैं कि बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री थे, लेकिन राजीव गांधी इसके साथ विवाद हुआ तो राजीव गांधी ने सत्ता से हटा दिया। और जब राजीव गांधी ने बीपी सिंह को सत्ता से हटाया तो उसके बाद राजीव गांधी की सरकार को बड़ी फजीयत हुई, राजीव गांधी सरकार गिर गई। इसका सीधा सा मतलब है कि संसदीय शासन में अगर मंत्रियों को प्रधानमंत्री हटा देता है तो कई बार उसकी फजीयत हो जाएगी, उसकी शासन उसका खत्म हो सकता है। लेकिन ये बात अध्यक्षीय शासन में जरूरी नहीं है। अध्यक्षीय शासन में तो कोई मंत्री विशेषज्ञ है, मंत्री का न वो प्रतिनिधि सदन का मेंबर है न सीनेट का मेंबर है, जब मर्जी उसको रखा जब मर्जी हटाया। इसे अध्यक्षीय शासन में सारी शक्तियां व्यक्ति में होती है, राष्ट्रपति में होती है। अध्यक्षीय शासन की व्यक्तियां यानी मंत्रिमंडल में नहीं होती, ये बात बड़ी ध्यान रखने की है। जबकि संसदीय शासन की शक्तियां किस में होती हैं? मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल यहाँ राष्ट्रपति का मातहत होता है कि मंत्रिमंडल में जैसे चाहे वो रखा, जैसे चाहे हटा लिया। अब अगर इतने देखने पर विचार करो बच्चों कि आप कौन सा शासन ठीक लग रहा है। आपके दिमाग में अच्छा लगा कौन सा शासन अच्छा है? संसदीय शासन अच्छा है या अध्यक्षीय शासन अच्छा है? इस मुद्दे पर हम विचार कर सकते हैं, बहस हो सकता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन में खास बात है, स्थायित्व बना रहता है। अध्यक्षीय शासन की बड़ी विशेषता कि स्टेबिलिटी होती है। संसदीय शासन की सबसे बड़ी समस्या आयाराम गयाराम की सरकार। असल में गयाराम है वो हमारे यहाँ जो विधायक थे हरियाणा के, और गयाराम ने एक ही दिन में 6 बार पार्टी बदल दी थी कि कहावत बड़ी लोकप्रिय हो गई आयाराम गयाराम। तो संसदीय शासन दोस्तों सरकार की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, जब भी लोकसभा विधानसभा प्रस्ताव पारित कर दे उसको जाना पड़ेगा। अध्यक्षीय शासन में ऐसा नहीं है। और अमेरिका में तो ऐसा है, एक बार जो 4 साल का राष्ट्रपति होता है अगली बार के लिए भी निर्वाचित हो जाता है। अमेरिका के ज्यादातर राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति हुए, दूसरी बार भी निर्वाचित हुए, तो 8 साल का राष्ट्रपति। अब ये बात देखोगे दोस्तों, इसीलिए हमारे यहाँ जब लोग कहते हैं कि भाई संसदीय शासन में आप एक साथ चुनाव कैसे करा सकते हो, क्योंकि संसदीय शासन में तो कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। और एक बात आप और ध्यान देना, संसदीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका का निर्वाचन अलग अलग नहीं होता। वो ध्यान देने की बात है दोस्तों। अध्यक्षीय शासन में विधायिका का निर्वाचन अलग, इनका निर्वाचन 6 साल 2 साल, इनका निर्वाचन 4 साल। और यहाँ तो क्या होता है, अध्यक्षीय शासन में क्या होता है कि भाई विधायिका में कोई और पार्टी, कार्यपालिका में कोई और। यानी कार्यपालिका में हो सकता है रिपब्लिकन हो और विधायिका में डेमोक्रेट का बहुमत आ जाए। रिपब्लिकन डेमोक्रेट वहां की 2 पार्टी है, वहां 2 पार्टी सिस्टम है। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसदीय शासन में बड़ी खास बात यह है कि जिसका बहुमत विधायिका में होगा वही कार्यपालिका में आएगा। तो विधायिका और कार्यपालिका का बड़ा संबंध संसदीय शासन में होता है। और इसलिए हमने कहा कि और
हमारे यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि विधायिका में कोई और पार्टी हो, कार्यपालिका में कोई और पार्टी हो। और हमारे यहाँ जो विधायिका का चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, अरे दोस्तों हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी होता है, हमारे यहाँ तो सांसद का चुनाव होता है। अब सांसद बाद में तय कर लेता है कि प्रधानमंत्री कौन है, मंत्री कौन है। इसे संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है, दोनों के चुनाव एक साथ होते हैं। अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका के चुनाव अलग होते हैं, विधायिका के चुनाव अलग होते हैं। इसलिए अच्छा, अब आपने किसी ने पढ़ा होगा तो अब कुछ के दिमाग में आएगा, कहेगा सर ये बताओ अमेरिका में भी तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। हाँ बच्चों, लाया जा सकता है, लेकिन आप जानते हो कि जब हम विशेषता बताते हैं तो अपवाद की बात ध्यान में रखते हैं। जब किसी शासन की विशेषता बता रहे हैं तो अपवाद की बात ध्यान में रखते। दोस्तों, समुद्र का पानी खारा है तो मान लो कहीं मीठा में मिल गया तो इससे ये थोड़ी हम कह देंगे समुद्र वो अपवाद है, कहीं मीठा मिल गया। तो पढ़ने में इस बात को हम ध्यान रखते हैं कि मूलभूत लक्षणों को ध्यान रखते हैं, अपवाद को नहीं। अपवाद को ध्यान नहीं रखते। अब जरा देख के बताओ बच्चों, यहाँ पे अमेरिका में से शक्ति का पृथक्करण होता है, विधायक का कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति आम जनता के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए न तो विधायिका को भंग किया जाएगा और न कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। दोनों के बीच में बिल्कुल विभाजन है, स्थायित्व रहेगा। और अमेरिका में तो ऐसा होता है, जो मंत्री होता है दोस्तों विशेषज्ञ होता है। संसदीय शासन में तो हो सकता है, देखो डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री हो जरूरी नहीं है। संसदीय शासन में तो हमारे यहाँ तो बिहार के डॉक्टर सीपी ठाकुर थे। डॉक्टर सीपी ठाकुर को कोयला मंत्रालय दिया गया था, प्रोफेशन था एमबीबीएस का, मंत्रालय था कोयला। बड़े नाराज हो गए, उन्होंने कहा भाई कुछ तो हमारे प्रोफेशन का ख्याल रखो यार, अरे मैं स्वास्थ्य मंत्रालय दे दो, नहीं मिला। अभी देखो आज भी भारत में वीके सिंह सेनाओं के प्रमुख रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह कौन है, रक्षा मंत्रालय। तो ऐसा हो जाता है संसदीय शासन में। अध्यक्षीय शासन में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षीय शासन में विशेषज्ञ ही होता है बच्चों। अमेरिका में ज्यादातौर पर जो विदेश मंत्री होता है, जिसे वहां विदेश सचिव कहा जाता है, वो इंटरनेशनल रिलेशन का प्रोफेसर होता है। अमेरिका में जो आर्थिक मामले देख रहा है, अर्थशास्त्री होता है। तो अध्यक्षीय शासन खास विशेषता है, शासन विशेषज्ञता पाई जाती है, स्थायित्व पाया जाता है। हाँ, लेकिन आप कहोगे खामी क्या है, तो आप कहोगे सर ये बताओ, शासन सत्ता तो एक व्यक्ति के हाथ में है, समूह के हाथ में तो है नहीं। आप कहोगे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए तो हो सकता है कि अभी हमारे यहाँ लोकतंत्र नया नया है, अब किसी एक व्यक्ति हाथ में शासन आ जाए, शक्ति का दुरुपयोग कर दे, ये कह सकते हो। और दोस्तों अमेरिका में एक और प्रॉब्लम आती है जिसे हम कई बार गतिरोध कहते हैं, शटडाउन। शटडाउन इंग्लिश में कहते हैं शटडाउन। अच्छा, अमेरिका में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सेपरेशन, जहां दोस्तों सेपरेशन करेंगे वहां प्रॉब्लम आएगी। और ध्यान रखना दोस्तों, डिवीजन ऑफ पावर नहीं, शब्दों पर खूब ध्यान रखना है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि संघ राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। ध्यान रखना, हम किसकी बात करें, सेपरेशन, यानी कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात मैं कर रहा हूं, संघ और राज्य के बीच नहीं। इसलिए कि शक्ति का पृथक्करण, मैंने शक्ति के विभाजन शब्द का प्रयोग नहीं किया। शक्ति का विभाजन मतलब है उत्तर प्रदेश और संघ सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो अमेरिका में सिस्टम चलाया गया, लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया। क्योंकि दोस्तों देखो, हमारे यहाँ कहा गया कि भाई देखो उत्तरदायित्व को हम ज्यादा महत्व देंगे। हमारे अभी नया नया लोकतंत्र था, देश नया नया आजाद था। अच्छा, अमेरिका में शटडाउन की प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका में कई बार ऐसा है दोस्तों कि यहाँ अलग दल आ गया, यहाँ अलग दल आ गया, कार्यपालिका राष्ट्रपति के रूप में कोई रिपब्लिकन जीत गया, यहाँ डेमोक्रेट पार्टी का बहुमत है। कई बार अमेरिका में बजट पारित होने में समस्या आती है। इसके पहले वहां राष्ट्रपति ट्रंप थे, बिडेन के पहले राष्ट्रपति ट्रंप थे। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भैया हमें चाहिए पैसा, हम तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार बनवाएंगे। क्योंकि अमेरिका में बड़ी प्रॉब्लम है, मैक्सिको के लोग तमाम अवैध रूप में अमेरिका में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां इतनी अच्छी सीमा नहीं है।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भाई मैं दीवार बनाने के लिए पैसा मुझे चाहिए, विधायिकान का पैसा नहीं दूंगा। अमेरिका ने कहा अगर दीवार बनाने के लिए मैं पैसा नहीं मिला तो मैं बजट पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इसलिए वहां पे बजट पारित नहीं हो पाया, सारे सरकारी कार्यालय को 3-4 दिन के लिए बंद करना पड़ा। इसे कहते हैं शटडाउन, बंद कर देना। तो आप जानते हो कि अमेरिका में कई बार मतभेद आता रहता है, तो हमने वह सिस्टम नहीं अपनाया दोस्तों। हमने संसदीय शासन क्यों अपनाया? भाई देखो, संसदीय शासन में मंत्रिमंडल का शासन होगा, तो किरण रिजिजू मंत्री होंगे अरुणाचल से, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से होंगे। संसदीय शासन में विविधता का समायोजन ज्यादा बेहतर रूप में हो सकता है, हो सकता है अध्यक्षीय शासन न होने पाया इसलिए। और ये बात कही गई कि संसदीय शासन में समूह में शक्तियां होगी, और रोज रोज के उत्तरदायित्व में फायदा क्या है? देखो, हमारे यहाँ कई बार मुख्यमंत्री को 2 साल में बदल दिया जाता है, संसदीय शासन में हो सकता है, अध्यक्षीय शासन में नहीं। मुख्यमंत्री को 2 साल में क्यों बदल दिया? कि मुख्यमंत्री जनता की इच्छा के हिसाब से ही काम नहीं कर रहा है। यानी भाई रोज रोज के उत्तरदायित्व का मतलब यही तो है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने चुनाव में आपको बना दिया तो आपने कहा भैया जीवन हमारा अधिकार। जनता जनार्दन है, जनता जब चाहेगी तब आपको शासन सत्ता से वापस कर सकती है। और जनता कैसे वापस करेगी? प्रतिनिधियों के माध्यम से। और संसदीय शासन क्यों और अच्छा है? देखो, बार बार अब ऐसा नहीं संसद में हंगामा चल रहा है तो विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहते हैं सरकार खिलाफ। जरूरी नहीं विपक्षी दल हमेशा सरकार खिलाफ जो आलोचना करे सही ही हो, लेकिन लोकतंत्र में से होता क्या है, सरकारें हमेशा सतर्क रहती हैं। ये न करने पर चिल्ला रहा है और जब भ्रष्टाचार हो जाएगा तो और चिल्लाएगा, इसलिए ऐसा है। तो ये अध्यक्षीय शासन दोस्तों। तो भारत में हमने क्या अपनाया? संसदीय शासन। और संसदीय शासन क्यों अपनाया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 चल रहा था पहला। सामाजिक रूप में हम विविधतापूर्ण थे, तो हमने सोचा भाई कि व्यक्ति के बजाय समूह को शासन दिया जाए। और तीसरी बात आपको देखो दोस्तों, तीसरी बात अब यहाँ पे अंतर कर दे तब आपको बात स्पष्ट होगी। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में भी है शक्ति पृथक्करण अमेरिका में भी है और शक्ति पृथक्करण भारत में भी है, लेकिन दोनों फर्क है दोस्तों, दोनों फर्क है। अब फर्क कैसे है शक्ति पृथक्करण में? देखो, अमेरिका में क्या है? विधायिका और कार्यपालिका, क्योंकि न्यायपालिका में दोस्तों अलगाव हमेशा होता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है? शक्तियों का अलगाव या पृथक्करण कैसे होता है? पहला, कार्यकाल के रूप में। दूसरा, पदाधिकारी के रूप में। तीसरा, कार्य के रूप में। बात ध्यान रखने की है, तीनों स्तर पर सेपरेशन होता है। कार्य का सीधा मतलब है भाई, कार्यकाल का मतलब है ये कार्यपालिका कार्य क्या है? विधियों का क्रियान्वयन। विधायिका काम क्या है? विधि का निर्माण। तो कार्य के रूप में भी सेपरेशन है, फंक्शन के रूप में सेपरेशन है, फंक्शनरी के रूप में सेपरेशन है, यानी कौन से कार्य करने वाले लोग हैं, और टेन्योर के रूप में। तीनों में सेपरेशन है। यानी हमने बता दिया कि राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल, सीनेट कार्यकाल 6 साल, प्रतिनिधि सदन कार्यकाल 2 साल, कार्यकाल के रूप में सेपरेशन है। पदाधिकारी का मतलब है जो विधायिका का सदस्य होगा वो कार्यपालिका का भाग नहीं हो सकता, या राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। मंत्रिपरिषद के लोग कार्यपालिका के भाग नहीं होंगे। और कार्य तो अलग अलग ही है। भारत में जो सेपरेशन है दोस्तों, भारत में कैसा है? भारत में कार्यकाल विधायिका एवं कार्यपालिका का, विधायिका कार्यपालिका का कार्यकाल समान है। कार्यकाल समान कैसे है? 5 वर्ष। दोस्तों,
प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष, तो 5 वर्ष है भाई। इस क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन कार्यकाल में नहीं है, जितना कार्यकाल विधायिका का उतना कार्यकाल कार्यपालिका का। दूसरा, पदाधिकारी के रूप में कैसे, यहाँ भी सेपरेशन नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए विधायिका की सदस्यता आवश्यक है। यानी हमारे यहां सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई विधायक ही मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, अमेरिका में ये भी नहीं है। तो ध्यान से आप देखेंगे, अमेरिका में कार्यकाल में सेपरेशन है, हमारे यहाँ कार्यकाल एक जैसा है। अमेरिका में पदाधिकारी में सेपरेशन है, हमारे पदाधिकारी एक जैसे हैं। भाई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सांसद हैं या मंत्री, तो आप कहेंगे दोनों हैं। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह सांसद भी है, मंत्री भी है। अमेरिका में ऐसा नहीं। ब्लिंकेन विदेश, अगर कोई वहां पे मंत्री है जिसको वहां विदेश सचिव कहा जाता है, सचिव मंत्री बजाय सचिव कहा जाता है, तो वहां अमेरिका में अगर कोई मंत्री है तो शर्त है कि विधायिका का मेंबर नहीं होगा। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ सामंजस्य भी पाया जाता है। इसलिए अब देखो सामंजस्य कैसे है, लोकसभा कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस ध्यान से देखने की बात है। भारत में एक साथ साथ चुनाव कैसे हो सकता है? अरे भाई, एक साथ चुनाव कराने के लिए निश्चित कंडीशन है कि विधायिका की कार्यकाल एक जैसा होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो कभी भी कार्यपालिका को हटाया जा सकता है, कोई विधायिका को। इसे लोग कहते हैं कि यार ये तो अमेरिका का सिस्टम है, लेकिन दोस्तों ये सच बात है, अमेरिका का सिस्टम है, लेकिन हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं। और 1971 से पहले ध्यान देने की बात है, 1971 से पहले हमारे यहाँ विधायिका यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। ऐसी कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। तो तीसरी बात, हमारे यहाँ सेपरेशन बस केवल एक स्तर पर होता है। हमारे यहाँ केवल कार्य के स्तर पर सेपरेशन होता है। यानी हमारे सेपरेशन कार्य के स्तर पर, इसका मतलब है विधायिका काम अलग, कार्यपालिका काम अलग, न्यायपालिका काम तो अलग होते ही है। इसलिए हमारे यहाँ जो सेपरेशन के साथ सामंजस्य भी है, अमेरिका में केवल सेपरेशन है। इसलिए देखो दोस्तों, जब कहा जाता है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, तो सच बात है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका जैसा नहीं है। तो अच्छी बात भी, इसलिए हमारे यहाँ कभी शट डाउन नहीं होता। हमारे यहाँ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट पारित हो ना पारित हो पाया हो, ऐसा हमारे नहीं हो सकता। तो अब देखो दोस्तों, अब हम चला बेसिक बातों में आ जाए। अगर बेसिक बातों में आ जाए कि कैसे, तो हमने अध्यक्षीय संसदीय शासन की मूलभूत विशेषता बता दी। अब जरा कुछ बेसिक बातों में आ जाए। अब भारत पर आ जाए, संसदीय शासन में, भारत पर संसदीय शासन में आ जाए। और संसदीय शासन की शुरुआत हमने आपको मूलभूत विशेषता बताई थी। अब जरा आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, तब फिर आगे बढ़े। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में पता होना चाहिए। अब दोस्तों जरा देखो, संविधान में हमारे यहाँ बार बार मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है। और जिसे कहते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द का पहला जो प्रयोग आया, मंत्रिमंडल शब्द का जो पहला प्रयोग आया वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे यहाँ पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया।
यानी इसके पहले मंत्रिमंडल सब था ही नहीं। तो आप कहोगे सर अंतर क्या है? तो बस इतना अंतर है दोस्तों कि इसे कहते हैं मंत्रिमंडल। जिसे कहते हैं मंत्रिमंडल, इसे कहते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो मंत्री शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि मंत्री कई प्रकार के हो सकते हैं, भी आपको बताएंगे। मंत्री कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। और कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती है, प्रधानमंत्री पर निर्भर है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, संख्या कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती। यानी ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री कभी उसको 22 रख लेगा, कभी 25 रख लेगा। और सदैव मंत्रिमंडल की सदैव बैठक होती है, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार मंत्रिमंडल की सदैव बैठक होती है। और आप याद रखो, मंत्रिमंडल का मतलब है राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन। यानी दोस्तों हमारे यहाँ कई मंत्रालय जो बड़े भारी भरकम आकार के हैं। भारत में कई मंत्रालय तो ऐसे हैं जैसे कि जैसे बच्चे अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि इस शहर में है और एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप छोटे मंत्री हो। अगर जो पूरा हॉल में रह रहा है, जो बड़े जिसके पास 5 कमरे हैं, घर में 6 कमरे हैं, 6 कमरे का मतलब है 6 विभाग का गृह मंत्रालय। यानी मंत्रालय क्यों बड़ा होता है? बड़ा मंत्रालय का मतलब विभाग बड़ा, बड़े मंत्रालय का मतलब मंत्रालय बड़ा, बड़े मतलब का अधिकारी बड़े। इसीलिए हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री में सामान्यतः जो बड़े मंत्रालय होते हैं गृह, जैसे कि वित्त, रक्षा, ये सब बड़े मंत्रालय है दोस्तों। गृह मंत्रालय में 5-6 डिपार्टमेंट होते हैं, वित्त और रक्षा मंत्रालय में 5-5 डिपार्टमेंट है। तो स्वाभाविक रूप में इन मंत्रालयों का मुखिया IAS अधिकारी होता है, सचिव होता है। उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर। इन रक्षा मंत्रालय जैसे बड़े बड़े अधिकारियों में मंत्रालयों के अधिकारियों की संख्या कम से कम सैकड़ों तो IAS ऑफिसर होते हैं इसमें। तो जो बड़े मंत्रालय हैं, बड़े मंत्रालय का मतलब जिसमें विभाग ज्यादा है, विभाग ज्यादा होंगे, अधिकारी ज्यादा होंगे। भाई अब स्वाभाविक रूप में अगर विश्वविद्यालय में एक ही फैकल्टी है तो विश्वविद्यालय छोटा होगा। अब सारी फैकल्टीज है, विश्वविद्यालय अपने आप बड़ा हो जाएगा, विश्वविद्यालय बड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का मतलब है जहां पे केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हो, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती, इनकी बैठकें हमेशा होती रहती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मंत्रिमंडल मान लो कि 22 से लेकर 30 तक मेंबर होते हैं। हमने कहा कि निश्चित है, प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी संख्या कितनी रखे। अब अगर आप जानते हो कि हमेशा जैसे न्यूज़पेपर में आप देखोगे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। अगर मंत्रिमंडल में 22-25 लोग हैं तो भी उनकी बैठक बुलाना इतना आसान नहीं होता। अब सवाल है कि उनकी बैठक 22-25 लोगों को और बैठक बुलाना थोड़े है, काम भी तो करना है। तो अब आप देखोगे कि जब मंत्रिमंडल का मुखिया स्वाभाविक रूप में, भाई मंत्रिमंडल की क्रिकेट टीम है तो मुखिया कैप्टन कौन है? PM है। PM की सहायता के लिए अधिकारी कौन है? कैबिनेट सचिव है, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण IAS ऑफिसर माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। हर IAS ऑफिसर का सपना होता है कि वो आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री बने, इसका सपना होता है। तो अब मान लो कि मंत्रिमंडल में 22 भी लोग हो गए तो भी मैं बैठक बुलाना संभव नहीं है। इसीलिए
इसीलिए हमारे यहाँ मंत्रिमंडल की समितियों का निर्माण किया गया है। मंत्रिमंडल की समिति यानी कमिटीज ऑफ द कैबिनेट। और जब हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक, तो उन्हीं कमिटीज की बैठक होती है। मंत्रिमंडल की बैठक में कमिटीज की बैठक होती है। जैसे हमारे यहाँ देखो, इस समय 8 समितियां हैं, और मैंने फिर बता दिया 8 समितियां निश्चित नहीं है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर निश्चित करता है। प्रधानमंत्री कितनी कमेटीज बनाए, 8 बना दे, 9 बना ले, 6 बना ले, 4 बना ले। और आप सामान्यतः देखोगे बड़ी महत्वपूर्ण समितियों में 5 मेंबर, 6 मेंबर। इसीलिए जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें कैबिनेट मंत्री ही सारे शामिल हों जरूरी नहीं है। ये बात सच है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपने मामलों के मुखिया हैं। भाई रक्षा मंत्री ही तय करेंगे कि फ्रांस से राफाल लेना है कि नहीं लेना है। वो डिसीजन मेकर है, सचिव उनकी सहायता करता है, आईएएस अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो 22 लोग नहीं, 30 लोग नहीं, कुल मिला के 4-5 लोग आते हैं, क्योंकि 8 मंत्रिमंडल की समितियां फिलहाल काम कर रही हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की समितियां होती हैं, जो हर प्रधानमंत्री ने रखा है, बाकी 2-4 चेंज होती रहती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की समितियां हैं, उनमें जैसे कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जैसे कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जैसे कि नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति से संबंधित समिति, या संसदीय मामलों से कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों से संबंधित समितियां। यानी ये कम से कम 3-4 समितियां तो हर प्रधानमंत्री ने रखा है। उसके बाद डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कुछ और समितियों का नाम ले ले। जैसे इस समय समायोजन समिति का नाम रखा गया है, इस समय समायोजन समिति भी है। इस समय इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, आर्थिक मामलों की समिति हमेशा होती है, आर्थिक मामलों की समिति, आर्थिक वृद्धि की समिति, और कहा जाए तो स्किल डेवलपमेंट की समिति। इसमें 8 समितियां हैं, लेकिन ये समितियां तो हमेशा होती है। हाँ, कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की भी समितियां होती है। तो जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कुल मिला के इन्हीं मंत्रिमंडल के समितियों के सदस्यों की बैठक होती है, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री। बॉस तो प्रधानमंत्री है दोस्तों, बॉस तो प्रधानमंत्री है। इसलिए जब न्यूज़पेपर में कभी अब देखना कि जब ये होता है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो कैबिनेट में मूलतः यही सारे मंत्री शामिल हो जाते हैं, और इसलिए सामूहिक रूप में निर्णय लिया जाता है। अब मंत्रिमंडल की बैठक गुप्त तो चलती है, इसे मंत्रिमंडल की बैठक में कहाँ सहमति है, कहाँ, ये सब तो हम समझ नहीं पाते, बताया नहीं जाता। बस मंत्रिमंडल ने डिसीजन ले लिया है, बता दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी हकीकत की बात है, जब प्रधानमंत्री पावरफुल होगा तो मंत्रिमंडल के सदस्य थोड़े नीचे कम शक्तिशाली हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा होगा तो मंत्रिमंडल के सदस्य अपने आप पावरफुल हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की संविधान की शक्तियां तो वही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो राजनीतिक रूप में कितना पावरफुल है। मनमोहन सिंह अपने लिए 1 लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, तो जो अपने लिए 1 लोकसभा सीट नहीं जीत पाए दोस्तों, क्या पावरफुल होगा। और यहाँ प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से चले आए वाराणसी, वडोदरा भी जीता, वाराणसी जीता, बाकी पूरे देश में चुनाव जिताए जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पावर है, और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर का बड़ा महत्व होता है। मैं संविधान तो कह ही रहा है ना कि संविधान तो सारे प्रधानमंत्री को लेकर ही शक्ति दे रहा है। ऐसा क्या कारण है कि मनमोहन सिंह उतने प्रभावशाली नहीं हुए जितने प्रधानमंत्री हमारे मोदी हो रहे, इंदिरा गांधी के बारे में तो कहा जाता था पूरे कैबिनेट में, पूरे मंत्रिमंडल में एक ही पुरुष है, बाकी सब महिला, और वो पुरुष था इंदिरा गांधी। तो इसमें कोई जैविकी आश्चर्य नहीं, ये पावर का संकेत है दोस्तों। तो ये मंत्रिमंडल की समिति बन गई।
अब जो दूसरा मुद्दा होगा, जरा देखें तो मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है और फिर ये काम कैसे करता है। अब दोस्तों, मंत्रिपरिषद में पहला मंत्री मंत्रिपरिषद का भी मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद कई बार उप प्रधानमंत्री का भी निर्माण हो गया है। उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होता है। उसके नीचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसके नीचे राज्य मंत्री। उसके नीचे उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद में जो लोग शामिल होते हैं उनकी संख्या इतनी है। इसलिए देखो, मंत्रिमंडल में तो केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, मंत्रिपरिषद में तमाम लोग शामिल होते हैं। अब आप कहोगे सर ये मंत्रिपरिषद एक बड़ा आकार है, लेकिन जब कहा जाता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तो आप पूछोगे सर ऐसा कोई उल्लेख संविधान में है क्या? उत्तर है नहीं, ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है, संविधान में मंत्रिमंडल का भी प्रयोग है 44वें संविधान संशोधन से, लेकिन मंत्रियों के 3 प्रकार का उल्लेख या 4 प्रकार का उल्लेख ये किया गया है 1952 के 1952 के सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट, मंत्रियों के वेतन भत्ते अधिनियम 1952 में। इनका वर्गीकरण संविधान में नहीं है, बल्कि कहा गया है मंत्रियों के वेतन भत्ते अधिनियम 1952। यानी जहां अधिनियम लग जाए, आप समझ लो संसद ने बनाया एक्ट, और सांसदों का वेतन भत्ता तय होता है संसदीय अधिनियम 1954 से। तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों, हमारे सांसदों का कोई अलग से वेतन भत्ता संविधान में नहीं है। इसके लिए भी 1954 में संसद ने अधिनियम का निर्माण किया है। तो अब आप कहोगे सर ये इतने प्रकार के मंत्री की जरूरत है? तो दोस्तों जरा व्यवहार में देखो। अब मान लो कि अब एक व्यवहार में है कि हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री है, तो मान लो अमित शाह है, गृह मंत्री है। अब समस्या है कि जो गृह मंत्रालय है उसमें अनेक विभाग हैं, तो कहने का मतलब है कि आखिर में मंत्रियों को इतने प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यानी मंत्रिमंडल तो छोटा सा बच्चा है, मंत्रिपरिषद पूरा आकार है। अब समझ लो कि यद्यपि उसका बहुत महत्वपूर्ण आकार मंत्रिमंडल है, तो इतनी ज्यादा मंत्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसको इस उदाहरण से आप समझो कि मान लीजिए कि गृह मंत्रालय में 6 विभाग है, तो 6 विभाग का मतलब है कि राज्य का विभाग अलग है, भाषा का विभाग अलग है, आंतरिक सुरक्षा का मामला अलग है, अनेक अनेक डिपार्टमेंट है, सीमा प्रबंध अलग है। तो मान लो कि हमने 6 विभागों में 4 विभाग की बात कर दी अभी। अब अमित शाह सारे विभागों को कैसे देख पाएंगे? भैया गृह मंत्री का मतलब है विदेश में यात्रा करना दोस्तों, और खास तौर पर देखो एक आम व्यक्ति, खास हमारे पास जो निमंत्रण आते हैं शादी ब्याह को, कहां से आएंगे? कहीं गांव से आएंगे, कहीं छोटे मोटे आदमी कहते हैं दोस्तों, और यहाँ पे तो निमंत्रण आता है कहीं यूक्रेन से, तो कहीं आएगा वॉशिंगटन से, कहीं आएगा स्विट्जरलैंड से, ऐसे निमंत्रण आते हैं। मंत्रालय काम बड़े होते हैं, तो एक ही मंत्री है, उसको स्विट्जरलैंड भी जाना है, उसको भारत में भी गुजरात में भी जाना है, भाई वो लोकसभा से भी आ रहा है, उसको दोस्तों सदन में बैठना है, प्रश्नों को कितना काम कर लेगा, मंत्री है शक्तिमान। तो इसे तय किया गया भाई गृह मंत्री को थोड़ा असिस्टेंट भी दिया जाए, जो भारी भरकम मंत्रालय है उनको थोड़ा असिस्टेंट दिया जाए। तो एक तय किया गया कि मान लीजिए कि कोई एक राज्य का मामला है, अच्छा राज्य का मतलब है कि मिनिस्टर ऑफ
जो स्टेट का, बिहार का, यूपी का, ऐसे जो मामले हैं, विभिन्न राज्यों का मामला, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या, कर्नाटका में, इस पे गृह मंत्रालय की नजर होती है। ये राज्यपाल भी गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। तो एक उपाय अपनाया गया। कैसा है कि गृह मंत्री को सहायता देने के लिए गृह मंत्री कहेगा भाई भाषा का मामला थोड़ा कोई और मंत्री देख ले, जम्मू कश्मीर का मामला कोई और मंत्री देख ले। तो अगर किसी विभाग विशेष के मामले को देखने के लिए हम मंत्री नियुक्त करते हैं, इसी को कहा जाता है राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मैंने यहाँ दोस्तों स्टेट का मतलब ये ना समझा जाए यूपी बिहार का मंत्री, नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट। तो जो राज्य मंत्री होता है उसको कह दिया गया भाई आप भाषा का मामला देख लीजिए, इसलिए राज्य मंत्री गृह मंत्री के अधीन होता है, वो गृह मंत्री के अधीन होगा। और इसलिए राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भागीदारी नहीं करता, और इसलिए राज्य मंत्री पॉलिसी मेकिंग, अपने मंत्रालय की पॉलिसी मेकिंग नहीं करेगा, वो तो केवल अपने मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री की सहायता करेगा। बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर मंत्रालय बड़ा होगा तभी वहां राज्य मंत्री आएगा। छोटे मंत्रालय में राज्य मंत्री आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटे मंत्रालय का मतलब एक कमरे का मंत्रालय, वहां राज्य मंत्री क्यों आएगा? यानी बिना कैबिनेट मंत्री के राज्य मंत्री नहीं हो सकता। राज्य मंत्री का मतलब है कैबिनेट मंत्री के मातहत होगा। राज्य मंत्री का मतलब क्या है कि हमने उसे एक विभाग विशेष का मामला दे दिया, अब आप देख लो उसको, अब आप देख लो उसको। इसलिए आप देखोगे कि अब आप पूछोगे सर ये बताओ एक मंत्रालय में एक ही राज्य मंत्री होगा? नहीं नहीं, दो भी हो सकता है। ये संख्या निश्चित नहीं है, वो तय करेगा कैबिनेट मंत्री। इसलिए राज्य मंत्री की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कई मंत्रालय बड़े भारी भरकम आकार के हैं। दूसरी बात, अब हमारे यहाँ दोस्तों एक और समस्या है, कई मंत्रालय बड़े छोटे किस्म के हैं। जैसे आप देखोगे कई मंत्रालय ऐसे एक कमरे के मंत्रालय हैं, जैसे कि युवा खेल मामलों के मंत्री, खेल मंत्रालय चलता है, युवा खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय। ये दोस्तों एक कमरे के मंत्रालय, बड़े छोटे छोटे मंत्रालय हैं। अब ये किया गया, ये मंत्रालय अलग इसलिए बनाया गया, अगर क्योंकि छोटे छोटे मंत्रालय हैं तो क्या किया गया भाई इनमें राज्य मंत्री हो नहीं सकता। अब छोटे छोटे मंत्री हैं तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देंगे तो भी समस्या होगी कि कैबिनेट की बैठक में बुलाना पड़ेगा। इसे नया तरीका अपनाया गया, एक तीसरी श्रेणी बनाई गई, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो एक तरीका अपना लिया गया इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो दोस्तों ये राज्य मंत्री हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है क्योंकि गृह मंत्री का अधीन है, लेकिन इनको इंडिपेंडेंट का मतलब है गृह मंत्री से अधीन नहीं, रक्षा मंत्री का अधीन नहीं। ये अपने मामलों के मंत्री हैं, अपने मामलों के निर्णय लेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, और इनको बाकायदा जो अधिकारी है रिपोर्ट करेगा। इसे सच मानो दोस्तों, राज्य मंत्री तो बेचारा बड़ा असहाय होता है क्योंकि उसको उसके अंतर्गत कोई पॉलिसी मेकिंग की क्षमता नहीं होती। अच्छा, आम जनता के सामने जाता है तो सोचते हैं करिए तो मंत्री महोदय, वो जानता है बेचारा हमारी हैसियत क्या है, क्योंकि कोई ऐसा अधिकारी इसको फाइल भेजता नहीं। अब मंत्रालय में बैठने के कई बार स्थान भी नहीं मिल पाते। लेकिन जो राजस्व मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो लगभग कैबिनेट मंत्री के बराबर है, क्योंकि वो भी अपने मंत्रालयों का मुखिया होता है, डिसीजन लेगा। बस इतना फर्क है कि कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों को दिया जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार छोटे छोटे मंत्रालयों को, जो एक कमरे के छोटे हैं, तो उन्हें लोगों को दे दिया जाता है। और आप कहोगे, अब फिर आप पूछोगे सर ये बताओ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो एक ही जैसे लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल की बैठक में स्वाभाविक रूप में भागीदारी नहीं दी जाती। यानी इन्विटेशन दिया जाएगा, भागीदारी कर लो। इसका मतलब है केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल की बैठक में भागीदारी का अधिकार होता है।
बाकी लोगों को भागीदारी तब मिलेगी जब इनविटेशन मिलेगा। और जरा सोचो, ये सारे काम करता कौन है? मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार तो प्रधानमंत्री का है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है जिसका नाम है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव सबसे पावरफुल आईएएस होता है। अब जरा सोच लो, हमारे आपके फोन नंबर में किसका नंबर सेव होता है? पानी वाले, प्रेस वाले। और जरा सोचो, कैबिनेट सचिव के फोन में किसका नंबर सेव होगा? कैबिनेट मंत्रियों की। दोस्तों, हमारे यहाँ कोई विधायक हो जाए तो सीधे बदे हमारे चच्चा विधायक हैं, और इसलिए कहा जाता है आईएएस ऑफिसर बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों, लोग मंत्री से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, और आईएएस अधिकारी जब चाहे तब मंत्री महोदय को फोन कर ले। हम लोग किसको फोन करेंगे दोस्तों? बदल अखबार वाले फोन कर रहे हैं, और टीचर कई बार स्टूडेंट को फोन कर लेता है। तो ये है तीन प्रकार के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री। इन तीनों को मिलाकर होता है मंत्रिपरिषद। चौथा कहेंगे उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो बच्चों, इस समय कोई उप मंत्री नहीं है। पहले उप मंत्री होते थे, अभी नया नियुक्त किया गया है। अब सरकार की मर्जी है। उप मंत्री को देखो, उप मंत्री क्या होता है? वो राज्य मंत्री से भी नीचे है। भाई, राज्य मंत्री को कम से कम एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए देखने को, भले ही वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है, राज्य मंत्री अधीन नहीं होता, इसलिए स्वतंत्र प्रभार कहलाता है उसका। कम से कम, लेकिन इस बेचारे को तो कम से कम कुछ काम दे दिया गया है। उप मंत्री होता है, उसको कोई डिपार्टमेंट भी नहीं दिया जाता। उप मंत्री को डिपार्टमेंट नहीं है, बस ये कह दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री कह देगा, भाई जाके संसद में बैठ जाओ, प्रश्न का उत्तर दे दो, इस मीटिंग में चले जाओ, कहीं कार्यक्रम है, मंत्री नहीं जा पा रहा, वहां चले जाओ। उप मंत्री केवल सहायक के रूप में होता है, उसे किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह काम नहीं दिया जाता। इसलिए अब देखोगे, हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री हैं। और जब आप पूछोगे कि उप प्रधानमंत्री, दोस्तों हकीकत की बात तो यह है, उप प्रधानमंत्री का पद न तो संविधान में है, न किसी संसदीय अधिनियम में। उप प्रधानमंत्री का पद तो कहीं है ही नहीं। अभी तो परंपराओं की बात है कि उप प्रधानमंत्री पद आ गया। अब उप प्रधानमंत्री का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री। अब वो तो दोस्तों बस जलवा दिखाने वाली बात है कि कैबिनेट मंत्री तो, और ये उप प्रधानमंत्री, तो बात तो फिर प्रधानमंत्री के पास जा रही है। इसे कई बार लोग ऐसे नाम रख लेते हैं, तो उसका कोई आधार नहीं, मूल तो होता है कैबिनेट मंत्री। और आप याद रखना, मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती है, बैठक होती है मंत्रिमंडल की। मंत्रिपरिषद के नाम पे सारे काम कौन करता है? मंत्रिमंडल। इसलिए यहां बताए दोस्तों, जब मेंस में हम लिखते हैं तो मेंस में मंत्रिमंडल लिखो, मंत्रिपरिषद लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीटी में थोड़ी हमें जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए दोनों में अंतर क्या है। मेंस और उसमें तो मतलब ही नहीं होता इन सब अंतर का, सब पर्याय के रूप में लिखते हैं। और ये भी आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित है, मंत्रिमंडल की नहीं। और मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी है? 91st अमेंडमेंट 91 में संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जिसके हिसाब से मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के, अब शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। 1/15 नहीं है, लोकसभा संसद नहीं। तो देखो, जब पीटी में कई बार बड़ी गलतियां कैसी होती है, हड़बड़ी में पड़ जाते हैं, हड़बड़ी गड़बड़ा जाएगा सब मामला। मेंस में बार कर, मेंस में इन चीजों का मतलब नहीं होता, लिखना है वहां पे। पीटी में तो एक शब्दों का मतलब होता है 1/15 नहीं, 15%। और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या उपस्थित नहीं, कुल सदस्य संख्या का 15%। और यही राज्यों के लिए भी है कि राज्यसभा में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। लेकिन आप जानते हो गोवा में 40 विधायक है, सिक्किम में 32 विधायक है, तो इनकी थोड़ी मोहलत दी गई है। कहा गया है कि 15% या कम से कम 12 राज्यों के लिए ये भी शर्त रख दिया गया है, कम से कम 12। इसे आप सामान्यतः गोवा में देखोगे 12 मंत्री होते हैं, जबकि विधानसभा की संख्या 40 है, तो 12 मंत्री हुए। इसका मतलब है ये थोड़ी एक्सेप्शन है। तो मंत्रिमंडल कोई आकार नहीं, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है।
आज तक के लिए इतना ही बच्चों, बाकी अगली क्लास में मंडे को।